बायोकेमिस्ट्री बुक सत्यनारायण चैप्टर 2 कार्बोहाइड्रेट। इसमें मैं आपको चैप्टर 2 के बारे में बताने से पहले आपको कहता हूँ, आप बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 9 है, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले हैं। मैं आपको हर जो पैराग्राफ है उस बुक का इंपॉर्टेंट चीज़ बताते जा रहा हूँ। आप बुक में देखते रहिए, या आप नई बुक खोल सकते, कोई ना, आप सुनते रहिए बस। मैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको बता दूंगा, आपको मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, तो सत्यनारायण का हर चीज़ में शुरू में 4 लाइन कही जाती कि कार्बोहाइड्रेट क्या कहना चाहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट स्पीक वी आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्लासिफाइड इनटू मोनो ओलिगो पॉलीसेक्राइड्स held together by glycosidic bonds, supply energy and serves as a structural constituent। इसी 4 लाइन के आसपास अभी हमारा पूरा चैप्टर घूमने वाला है। तो इस लाइन को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। 3 एलिमेंट का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एक जनरल फार्मूला जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए निकाला गया है, जिसको एम्पेरिकल फार्मूला भी कहते हैं, वो होता है CH2O की पावर n। अब देखिए, इस फार्मूला का n की वैल्यू 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। पर आप कहोगे क्या ये फार्मूला हमेशा लगेगा? नहीं, ये फार्मूला जनरल है, इसके एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं, ये फार्मूला उन पर नहीं लगता है। जैसे हो गया रेहमनोस डिऑक्सी राइबोस, वो एक कार्बोहाइड्रेट है, पर उनका जो फार्मूला है वो ये सेटिस्फाई नहीं करता CH2O की पावर n। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स कंपाउंड्स भी हैं जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन वो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे हो गया लैक्टिक एसिड, जैसे हो गया एसिटिक एसिड, पर इसका ये मतलब नहीं वो कार्बोहाइड्रेट होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स कंपाउंड्स, ठीक है। अब पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, और एल्डिहाइड का मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप, और कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन वाले ग्रुप से होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये आपको पता भी होना चाहिए। बहुत वैरायटी ऑफ फंक्शन होते हैं। पहला, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, 4 कैलोरी पर ग्राम की एनर्जी देता है ये, जबकि फैट कितना देता है? 9 कैलोरी पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है दूसरे अमीनो एसिड्स का और फैट्स का। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, आपको फर्टिलाइजेशन में यूज़ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, वहाँ के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेल ग्रोथ के लिए। और ये क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन ही बनाता है सम इंसेक्ट्स का, ये हमें पता होना चाहिए। और ये ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है, जो कि ग्लाइकोजन है हमारे बॉडी में। तो अब क्लासीफाई करना है मेरे को कार्बोहाइड्रेट को, तो मैं किस बेसिस पर करूँगा? तो मैं नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स जो मुझे मिलते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस, उस बेसिस पर करा है मैंने। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। सेक्राइड्स का मतलब शुगर। तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल आपको पते होने चाहिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, इसीलिए ग्लूकोज को कहते हैं एल्डोहेक्सोस, जबकि फ्रक्टोज को कहते हैं कीटोहेक्सोस। हेक्सो का मतलब 6 कार्बन होते हैं उसमें, C6H12O6। ओलिगोसेक्राइड्स का मतलब, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और यहाँ फ्यू का मतलब नंबर अपन लिखा हुआ है 2 से 10। अगर इतने यूनिट के आपको मोनोमर मिलते हैं हाइड्रोलिसिस पर, तो आप उसको कहोगे ओलिगोसेक्राइड्स। डायसेक्राइड्स हो गए, ट्राइसेक्राइड्स हो गए। तीसरा होता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, 10 से ज़्यादा, 11, 15, 20, 1000, 10,000 ऐसे अगर यूनिट्स हैं मोनोमर यूनिट, तो उसको मिलियंस तक का है इसमें बुक में, अप टू मिलियंस, तो उसको कहेंगे पॉलीसेक्राइड्स। फिर इसको भी 2 बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हो, होमो पॉलीसेक्राइड्स और हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स। अब होमो का मतलब सेम यूनिट्स बनी हुई है मिलियंस की, ठीक है, और हेट्रो में भाई डिफरेंट यूनिट बनी हुई है, और ये टेस्टलेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए, और एक कोलाइड फॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं मोनोसेक्राइड। इससे पहले आपको स्ट्रक्चर की बात करिए, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। तो जो एक कार्बन होता है उसके 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अगर 4 बॉन्ड पर अलग अलग एटम या ग्रुप लगा है तो उसको एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। तो हमको आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। जितने ज़्यादा आपको ये एसिमेट्रिक कार्बन दिखेंगे, उतना आप इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हो कि कितने हैं। तो जैसे ये ग्लूकोज की बात करिए, उसमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, तो उसमें 16 आइसोमर होंगे, 2 की पावर 4, तो 16। ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम एक रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट कहा जाते हैं, क्योंकि उसी बेसिस पर हम D और L फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को बताते हैं। D फॉर्म, L फॉर्म, तो D ग्लिसरॉल्डिहाइड, L ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब एक टर्म आता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या होता है? ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। मतलब अब ये पूछाएगा आपसे कि क्यों डेक्सट्रोज कहते हैं ग्लूकोज को? क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज। अब एक टर्म आपको पता होना चाहिए, डेक्सट्रोज इज यूज फॉर ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स, जो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं वो पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, राइट या लेफ्ट। तो जैसे टर्म हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक हो गया लीवो रोटेटरी।
तो ये पता होना चाहिए। एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का राइट टर्न करता है वो लाइट को। अब एक टर्म आता है रेज़मिक मिक्सचर। रेज़मिक मिक्सचर क्या होता है भैया? डी और एल फॉर्म का जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता क्योंकि उनका सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एल्डोस, एक तो रिप्रेजेंटेशन होती है काइलेनी फिशर सिंथेसिस, एक टर्म है बस, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता होना चाहिए जो डी और एल फॉर्म होता है, एक टर्म बस याद रखे रहो। आपसे पूछ लिया जाए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एल्डोस तो काइलेनी फिशर सिंथेसिस, ठीक है। आपको पता, अब ये इंपॉर्टेंस बताओ यार, डी और एल फॉर्म क्यों बात करते हैं यार? हम लोग का जो एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं हमारी बॉडी में वो डी फॉर्म वाले ग्लूकोज को अगर करते हैं तो वो एल फॉर्म को नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में तो गड़बड़ हो गई ना। तो ये इंपॉर्टेंस है, आपको प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, डी फॉर्म, एल फॉर्म। और मेजर हमारी जो एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं वो डी फॉर्म के ग्लूकोज होते हैं या शुगर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एपीमर। एपीमर का मतलब क्या होता है? दो मोनोसेक्राइड एक कार्बन पर डिफ़र करते हैं लेकिन एनोमेरिक कार्बन को छोड़कर, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज वो एक कार्बन पर आपको डिफ़र करेंगे C4 पर, जबकि ग्लूकोज और मैनोस सेकेंड कार्बन पर डिफ़र करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ दे गैलेक्टोज और मैनोस क्या वो एपीमर, तो आप नहीं बोलोगे क्योंकि वो दो कार्बन पर डिफ़र हो गए, ठीक है। अब ये बताइए, एक और टर्मिनोलॉजी आती है जो कन्वर्जन होता है ना, इसको बोलते हैं एपीमरेज मराइजेशन, ठीक है। और इसके लिए एक एंजाइम होते हैं एपीमरेज, ये हम पढ़ेंगे। HMP शंट जो पाथवे होता है उसमें ये वाली साइकिल यूज़ होती है। एंजाइम का नाम याद रखना, पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आगे। इनैंशियोमर क्या होता है? एक मिरर इमेज होता है एक दूसरे के, ठीक है। और जो मेजोरिटी ऑफ जो ग्लूकोज होते हैं ना वो डी टाइप के शुगर्स होते हैं, जो मैंने कहा आपको, ठीक है। और डायस्टेरोमर्स एक टर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऐसे स्टेरोमर होते हैं जो कि मिरर इमेजेस नहीं होते एक दूसरे का, अगर आपसे पूछ लिया जाए आपको पता होना चाहिए डायस्टेरियोमर्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसके लिए आपको एक टर्म बस पता होना चाहिए, हेमी एसिटल, हेमी कीटल, ये क्या होता है? मतलब ये आपको आइडिया होना चाहिए कि मतलब हेमी एसिटल, हेमी कीटल ये टर्म ग्लूकोज से रिलेटेड है। अब हेमी एसिटल कैसे बनेगा ये आप ना बुक में देखिए। जब अल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्ट करता है ना तो उसमें H और जो उसका OR माइनस वाला ग्रुप है वो कैसे सफलिंग हो रहा है उसका, अगर आप नहीं देख सकते बस एक टर्म याद रखिए, हेमी एसिटल, हेमी कीटल। ये पूरा मैकेनिज्म आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं आप 11th-12th में, पूरा मैकेनिज्म है। यहाँ तो सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया गया है, आपको हर चीज़ का रीज़न पता है। नहीं भी पता कोई बात नहीं, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि ये ऐसे होता है। पायरेनोज और फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, अब याद रखना है, पायरेनोज 6 मेंबर की रिंग बनती है, फ्यूरेनोज में 5 मेंबर की। तो जैसे साइक्लिक फॉर्म जब ग्लूकोज का बनता है तो अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज ऐसे टर्म होता है। लेकिन हमको क्या पता होना चाहिए, जैसे 5 F फॉर फ्यूरेनोज, F फॉर 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, पायरेनोज क्या है, फ्यूरेनोज क्या है। एनोमर्स की बात करी जाए तो एनोमर्स क्या होते हैं? अल्फ़ा बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, उसको हम एनोमर्स कहते हैं। अगर वो कार्बन नीचे है, OH वाला जो ग्रुप है जो कार्बन पर है नीचे है तो उसको अल्फ़ा बोलते हैं पहले कार्बन पर, अगर ऊपर है तो बीटा बोलते हैं। म्यूटा रोटेशन की बात करी जाए, म्यूटा रोटेशन को क्या बोलते हैं? चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब अल्फ़ा जो बीटा है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहता है तो उसी को म्यूटा रोटेशन है। तो आपको पूछा जाएगा म्यूटा रोटेशन मतलब टर्म में ही देखना यार, रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये छोटी चीज़ है लेकिन पूछी जाती है कई बार वाइवा में, अल्फ़ा डी। तो अब देखो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एक अचीव होता है जब अल्फ़ा डी ग्लूकोज भी होता है, बीटा डी ग्लूकोज रहता है, लेकिन एक इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा ना एंड में जाके, तो उसका एक पता होना चाहिए आपको, एक इक्विलिब्रियम भी होता है उसका करके। तो ज़्यादा कौन से फॉर्म में पाया जाता है, अल्फ़ा एनोमर या बीटा एनोमर ग्लूकोज का? तो आप कहोगे बीटा एनोमर। आप वहाँ बस डेटा देख सकते हैं, नहीं देख सकते तो आप सुन लीजिए कि बीटा वाला ग्लूकोज ज़्यादा होता है। और ओपन फॉर्म चेन की बात करें वो 1% पाया जाता है। जो भी हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड फॉर्म है, साइकिल बन जाती है वो हेमी एसिटल, हेमी कीटल, ठीक है। अब म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज उसमें नेगेटिव होता है, नेगेटिव 92 डिग्री पर इक्विलिब्रियम अचीव होता है। अब छोटी छोटी रिएक्शंस हैं जो मोनोसेक्राइड देते हैं, आपने पढ़ा होगा टोटोमराइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये यहाँ यूज़ होता है। इनोलाइजेशन, अब देखिए अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो पूरी बायोकेमिस्ट्री में बहुत यूज़ होता है उसका। जैसे इनडायोल्स हो गए, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी मैनोस, और ये इनडायोल्स ये बार बार कन्वर्ट होते रहते हैं एक दूसरे में, तो इसको एक टर्म का नाम दिया जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो कन्वर्ट होते हैं ना तो इसको क्या कहते हैं? लॉबरी डी बायरियन वॉन एकेनस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन। ये टर्म याद रखना कि भाई इनडायोल का जब कन्वर्जन होता है डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज और डी मैनोज में, टर्म पूछ लिया जाए पेपर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, लॉबरी डी ब्रून वॉन एकेनस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
और जो इंडायल्स जो फॉर्म होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं और वो अल्कलाइन सॉल्यूशन में बहुत अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अब रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता, एजेंट का मतलब दूसरों के लिए काम करना। तो शुगर क्या करेगा, दूसरे वाले को रेड्यूस कर देगा। जैसे अगर कॉपर की बात करें, कॉपर का +2 चार्ज है तो उसको +1 में कर देगा, तो रेड्यूस कर दिया। हाइड्रोजन पर बात करते, कई इलेक्ट्रॉन पर बात करते हैं, आप सब पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में, नहीं भी जानते तो ज़्यादा, बस ये टर्म पता होना चाहिए आपको। रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए अब कई सारे टेस्ट करते हैं हम लेबोरेटरी में। बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, बारफोर्ड टेस्ट हो गया। तो इन टेस्ट से क्या पता करते हैं कि भाई ये रेड्यूस कर देता है ना। लेकिन याद रखिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो टेस्ट होते हैं ना, ये जो भी टेस्ट होते हैं ये जनरल होते हैं। ये आपको ये नहीं बता सकते कि कौन सा पर्टिकुलर ये ग्लूकोज है या फिर शुगर है, ये जनरल रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन की बात कीजिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन करना। अब देखो ये ग्लूकोज की बात कर रहे हैं अपन, ग्लूकोज में अगर आप पहले कार्बन पर जो अल्डिहाइड ग्रुप था उसको अगर आप ऐसे एसिड में कन्वर्ट कर देते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। लेकिन जब आप CH2 है जो छठा कार्बन होता है उसको अगर आप COOH में कन्वर्ट कर देते हो तो उसको ग्लूकोरोनिक एसिड बोलते हैं। अब देखो आप याद रखना, नंबर नीचे आ रहा है 6 आ रहा है तो ज़्यादा वर्ड होना चाहिए, तो ग्लूकोरोनिक एसिड ऐसा याद रख लो। कई बार पूछा जाता है ग्लूकोनिक एसिड कौन से कार्बन पर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिडक्शन की बात कर लीजिए, अगर अल्डिहाइड का जो कार्बन है जो ग्लूकोज का, अगर उसको रेड्यूस कर दिया जाए तो उसको क्या कहोगे आप, रेड्यूस कर दिए, तो उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। अब इस फॉर्म का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये देखिए डी ग्लूकोज का है डी सॉर्बिटॉल, ऐसे याद रख लो, ग्लूसो करके, मतलब कोई ट्रिक बना लो अपने दिमाग में। गैलेक्टोज का डल्चिटॉल, तो गैल्डू ऐसे याद रख लो। मैनोस का तो सिंपल है मैनिटॉल, फ्रक्टोज का मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल, राइबोस का राइबिटॉल। अब इंपॉर्टेंस क्या है ये देखो, सॉर्बिटॉल और डल्चिटॉल, और सॉर्बिटॉल किसका था, ग्लूकोज का था, डल्चिटॉल किसका था, गैलेक्टोज का था। ये टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाता है कब, जब जैसे कि कैटरैक्ट जैसे कंडीशन हो जाए, न्यूरोपैथी हो जाए या नेफ्रोपैथी हो जाए, तो आपको पूछा जाएगा कब हो, किसका लेवल बढ़ता है, तो सॉर्बिटॉल और डल्चिटॉल। लेकिन मैनिटॉल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैनिटॉल किसका है, मैनोस का है। वो क्या करते हैं, डायूरेसिस में काम आता है, इंट्राक्रेनियल जब टेंशन जब बढ़ जाती है ना तो उसको रेड्यूस करने में। अब डिहाइड्रेशन, ये वाली एक रिएक्शन और देता है हमारा ग्लूकोज जो भी ये रहते हैं मोनोसेक्राइड्स। तो डिहाइड्रेशन उसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर फरफ्यूरल जो एक डेरिवेटिव्स बनते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, फिनोलिक, बहुत अच्छी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म से इसका आंसर निकलता है, पर हमें उतना नहीं जानना, बस इतना याद रखना है डिहाइड्रेशन में फरफ्यूरल डेरिवेटिव्स बनते हैं और यही क्या बोलते हैं मॉलिस टेस्ट का वो है एक बेसिस होता है फरफ्यूरल। अब बात करते हैं ओजाजोन फॉर्मेशन। ओजाजोन फॉर्मेशन ये मैं इसलिए और बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलता हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मैकेनिज्म के साथ ये सब सीख के आते हो, पर वहाँ ये बताया नहीं जाता, या पढ़ने वाले बायोकेमिस्ट्री में। जैसे कि देखिए ओजाजोन में क्या होता है, फिनाइल हाइड्राजीन इन एसिडिक एसिड को बॉईल करते हैं रेड्यूसिंग शुगर के साथ। अब शुगर देख लीजिए, रेड्यूसिंग शुगर होना चाहिए, तो वो क्या बनाता है, ओजाजोन्स इन ए रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ओजाजोन्स की जो रिएक्शन होती है ना, जो ये फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन में होती है। तो अब देखो अगर फर्स्ट और सेकंड कार्बन चेंज भी होता है तो वो जाके उसको प्रोडक्ट सेम बनाएगा। अब भाई ग्लूकोज में अलग होता है, फ्रक्टोज में अलग होता है, मैनोज में अलग होता है, लेकिन इन सब का क्या बनेगा, सेम टाइप का ओजाजोन बनेगा। अब इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इन सब का जो ओजाजोन होता है ना, जब आप बायोकेमिस्ट्री के लैब में जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप में तो नीडल शेप दिखता है। वैसे एक डाइसैकेराइड होता है माल्टोज, तो उसका किस शुगर के फॉर्म में होता है, सनफ्लावर शेप का होता है। अब इसका ट्रिक बना लो अपने दिमाग में। लैक्टोज का क्या होता है, पफ शेप होता है। ये तीनों आपको पता होना चाहिए, कई बार ये रख देते हैं वहाँ पास लैब में कि बताओ इसका आंसर क्या है, तीनों का पता होना चाहिए तीन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, एस्टर में कैसे होता है, जैसे OH बॉन्ड रहता है वो OR बॉन्ड बन जाता है, हम जानते हैं ना, पर OP बॉन्ड भी बन सकता है। अब OP का मतलब फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड। अब ये कब बनता है, ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ये कहाँ पढ़ोगे आप, ATP डोनेट करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे आगे आप। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोसाइड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है दो मोनोमरिक यूनिट के बीच में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो अब बस आपको एक बता रहा हूँ कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का नाम रखते कैसे हैं। जैसे कि जो अल्फ़ा बीटा एनोमर है ना, जो अपन बोलते हैं OH ऊपर है नीचे, उस बेसिस पर, और कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट किया उस बेसिस पर नाम रखते हैं। तो दो कारण, अल्फ़ा बीटा और कार्बन का नाम, ये आपको पता होना चाहिए। अभी आगे मैं बात करने वाला हूँ। अब देख लीजिए फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स कौन से हैं, ग्लूकोवैलिन। अब जो वेनिला जो आप आइसक्रीम में लेते हैं ना, तो उसमें इसका वेनिला फ्लेवर यहीं से आता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जैसे कि
डिगॉक्सिन और डिजिस्टोसिन जो क्या करते हैं, ए ग्लाइकॉन कंटेन करते हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने पढ़ा होगा जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे, ये क्या बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने में यूज़ होता है। ओबेन क्या बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस पम्प, उसको क्या बोलते हैं इनहिबिट कर देता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम को भी ये इनहिबिट कर देता है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ये टर्म आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोवैलिन, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओबेन। अब देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, अब डिराइव करेंगे अपन मोनोसेक्राइड से, तो भाई बहुत ही आसान है। शुगर एसिड है, अपन में वो शुगर एसिड आया, एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक अभी बनाना सिखाया था ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोरोनिक एसिड, सीधी सी बात है वही शुगर एसिड हो गए। शुगर अल्कोहल अभी बनाया है भाई, वो अपना डल्चिटॉल, मैनिनटॉल, वो हो गया। ये आपको बस पता होना चाहिए। अमाइनो शुगर, अमाइन वाला ग्रुप होगा डी ग्लूकोसामीन, ठीक है। ये 3-4 टर्म आपको पता होना चाहिए। अब राइबिटॉल हो गया, एक देखो एक टर्म होता है जो फ्लेविन कोएंजाइम में होता है, एंजाइम वाले चैप्टर में देखेंगे कोएंजाइम क्या होता है ये सब, ठीक है। अब एक ठोक टर्म याद रखो, नाना एक ठोक क्या होता है, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ये एन एसिटाइल मैनोस और पायरुविक एसिड का डेरिवेटिव होता है। ये पूछा जाता है कई बार नाना का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन हो गया, छोटे छोटे टर्म होते हैं पता होना, एरिथ्रो का मतलब रेड। अब डिऑक्सी शुगर सबको पता है भाई, वही डिऑक्सी राइबोस। एल एस्कॉर्बिक एसिड, देखो एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है, आंवला में होता है, विटामिन सी। और आपको पता है कि 20 जितना ऑरेंज हमको विटामिन सी देते हैं ना, उतना एक आपको आंवला देता है। और इसका इंपॉर्टेंस ये बता रहा हूँ कि ये वाटर सॉल्युबल होता है विटामिन, और इसका स्ट्रक्चर मोनोसेक्राइड से मिलता है। ये पढ़ेंगे हम विटामिन सारे चैप्टर में, मस्त टेंशन ना लीजिए उसका। डायासेक्राइड की बात करें, देखो डायासेक्राइड का मतलब, डाया का मतलब 2, सेक्राइड का मतलब शुगर। अब एक कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, मैंने कहा था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसे बनते हैं मैंने सिखा दिया था आपको। डायासेक्राइड देखिए क्रिस्टलाइन होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, स्वीट टू टेस्ट होता है, ठीक है। अब इसको 2 बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, रेड्यूसिंग या फिर नॉन रेड्यूसिंग। अब रेड्यूसिंग नॉन रेड्यूसिंग डिपेंड करता है किस कार्बन पर आपने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाया है। जैसे माल्टोस का याद रखना है आपको, 2 अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ते हैं ना तब ये बनता है, तो अल्फा ग्लूकोज और 1,4, एक का एक कार्बन एक का चौथा, और ये रेड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि एक का फर्स्ट बच जाता है, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा। आइसोमाल्टोस क्या होता है, अल्फा 1,6 बॉन्ड होता है उसमें। सेल बायोस क्या होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा ये माल्टोस की तरह, मतलब लेकिन इसमें अल्फ़ा की जगह सिर्फ बीटा हो जाता है। अब सुक्रोज की बात कीजिए, सुक्रोज भैया केन शुगर होता है, सबको पता है। अब देखो सुक्रोज का कैसे यूनिट याद रखो, जैसे मैंने याद रखा है अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा 1 2, तो मतलब अल्फ़ा ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में बनता है, और ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन। अब आप देखो दोनों के जो 2 कार्बन थे जो रेड्यूस कर सकते थे, वो आपने उस पर बॉन्ड बना दिया, तो इसलिए ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर होता है। इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये ओजाजोन टेस्ट नहीं देता, सुक्रोज ओजाजोन टेस्ट नहीं देता, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ओजाजोन वही देता है जो रेड्यूसिंग नेचर का होता है, और उसका जो, और ये सुक्रोज नहीं देता। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, सुक्रोज का ये बॉन्ड खा गया इसने, तो भाई स्टोरेज फॉर्म होता है, आपने पढ़ा होगा प्लांट फिजियोलॉजी में कि जब ग्लूकोज बनता है, प्लांट बनाता है वाटर CO2 + H2O + हीट के साथ, तो ग्लूकोज को जब वो ट्रांसपोर्ट करता है ना, सुक्रोज के फॉर्म में करता है, क्योंकि अब ये रेड्यूस नहीं होगा, रास्ते में ना करेगा, तो स्टेबल रहता है वो। और स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये बेसिक चीज़ें होती है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर स्टोर होता है वो पूछ लिया जाएगा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा। सुक्रोज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डाइटरी कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ही स्वीट होता है, लेकिन फ्रुक्टोज से थोड़ा कम होता है, लेकिन लैक्टोज, माल्टोज और ग्लूकोज से ज़्यादा होता है। अब सुक्रोज को तोड़ने के लिए चाहिए तो एंजाइम क्या होता है, मशीन होता है जो जल्दी जल्दी तोड़ने में मदद करेगा। अब सुक्रोज बना जिससे था उसी में टूट जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना तो उसमें टूट जाएगा। सुक्रेज एंजाइम का नाम, एज जहाँ लगता है वो एंजाइम होता है, आपको पता ही होगा, पर मैं बता रहा हूँ। लैक्टोज की बात करी जाए तो भाई ये मिल्क शुगर होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस देखिए, इसको मैंने ऐसा याद किया था, बेटा बेटी गैलेक्टोज ग्लूकोज, ऐसा करके याद लिखिए, बीटा कार्बन और गैलेक्टोज और ग्लूकोज। पर याद रखिए जो 1,4 बॉन्ड बनता है, जो 1 रहता है ना, वो गैलेक्टोज का होता है। मेरे को ऐसा याद रहता है कि ग्लूकोज का है, हर बार ग्लूकोज पहले लेते हैं ना अपन। ये ओजाजोन टेस्ट में कौन सा शेप दे रहा था, ये पाउडर पफ, ये पता होना चाहिए शेप ओजाजोन, भले आप सब भूल जाओ, फिनाइल हाइड्राजीन उसके साथ रिएक्ट करता था, बस कलर और वो याद रखो, बस उसका कलर मतलब शेप याद रखो, वो रख देते हैं वहाँ पर प्रैक्टिकल में। और इसको तोड़ने के लिए एंजाइम लैक्टेज किस में टूटेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज देखो, जैसे ही आप सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में डालते हो ना, तो उसका इन्वर्जन हो जाता है, वो लीवो रोटेटरी हो जाता है। तो ये पूछा जाता है इसको इन्वर्ट शुगर क्यों कहा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा।
अब इसके पीछे का मैकेनिज़्म होता है, अपने को उतना नहीं जाना, बस इतना याद रखना है, पहले वो डेक्स्ट्रो होता है, फिर बाद में वो लीवो हो जाता है। एंजाइम का नाम सुक्रेस। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है, ग्लाइकन्स भी कहते हैं इसको। ये इसका दो फंक्शन, एक तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी में काम आता है और इसका स्ट्रक्चरल यूनिट बनाता है। पॉलीसेकेराइड क्या बोलते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, वो सिर्फ लीनियर होते हैं, ये ब्रांच्ड भी हो सकता है। अब होमोपॉलीसेकेराइड्स का मैंने पहले कहा था, नाम क्या, होमो का मतलब सेम यूनिट से बनेगा। जैसे ग्लूकोज सेम यूनिट से बना तो उसको ग्लूकेन्स कहते हैं, फ्रक्टोज बना तो फ्रक्टोसेंस कहते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, अलग अलग यूनिट से बना। अब होमोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल लिख लीजिए, स्टार्च। ठीक है, अब स्टार्च का क्या होता है, सेम यूनिट से बना होगा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज से, और कौन सा बॉन्ड, अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये दो यूनिट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन इसमें। अब ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, अमाइलोपेक्टिन का नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें वर्ड ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। कई बार पूछा जाता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में किसकी यूनिट ज़्यादा है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है ना, 6 कार्बन पे बनता है, अल्फ़ा 1 6, बाकी वो उसमें अल्फ़ा 1 4 बनता है। ये आपको छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। एंजाइम इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, अमाइलेज। अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट रहता है आपके बॉडी में, दो जगह तो रहता है, एक पेनक्रियाज में रहता है और एक सलाइवा में, सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, अब डेक्सट्रीन क्या होता है, डेक्सट्रीन आर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ स्टार्च। जब आप अमाइलेज एंजाइम डालते हैं ना तो स्टार्च टूटता है, डायरेक्ट ग्लूकोज में थोड़ी टूटेगा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, मिलियंस ऑफ ग्लूकोज का बना है, तो डेक्सट्रीन में टूटता है पहले वो। एंजाइम का नाम आपसे पूछ लिया। अब ये देखिए, आयोडीन टेस्ट आप बचपन में क्लास 6 में पढ़े थे, कलरिंग थोड़ा सा याद रख लो यार। ठीक है, स्टार्च के लिए ब्लू कलर है, अमाइलोडेक्सट्रिन के लिए वॉयलेट कलर है, एरिथ्रोडेक्सट्रिन के लिए रेड कलर, क्योंकि एरिथ्रो का मतलब रेड होता है, एक्रोडेक्सिन का मतलब, ए का मतलब नॉट होता है तो कोई कलर नहीं देगा। अब इन्यूलिन इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉलीमर फ्रक्टोज का बना होता है, फ्रक्टोसेन बोलते हैं। अब भाई इंपॉर्टेंस तुम लोग को क्या है ये पता होना चाहिए, जो GFR जब कैलकुलेट करते हैं ना अपन, तो उसमें इसको यूज़ करते हैं GFR में, क्योंकि ये जब हमारे बॉडी से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता डायरेक्ट, तो एक एक्चुअल से आसपास का एक्यूरेट आंसर के एकदम 10 में आता है ये, मतलब एकदम एक जो भी होता है ना 125 वाला, तो उसके आसपास आता है, बाकी इतना एक्यूरेट नहीं देते हैं। अब ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल स्टार्च बोलते हैं इसको भी, हम अपने बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। कहाँ स्टोर होता है, आपके लीवर में होता है, मसल में होता है। अब ग्लाइकोजन क्या बोलते हैं, कई यीस्ट और फंजाई में भी हो जाता है, जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, छोटा छोटा चीज़ें पता होना चाहिए अपने को। काइटिन एक टर्म पता होना चाहिए बस, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और इसके यूनिट से बना होता है, ज़्यादा भी नहीं पता चले। देखो सेल्यूलोज के बारे में पता होना चाहिए। सेल्यूलोज, देखो क्या हम लोग सेल्यूलोज पचा सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एंजाइम नहीं होता सेल्यूलेज, लेकिन हमारे खाने में होना चाहिए सेल्यूलोज, क्योंकि ये फाइबर्स होते हैं, फाइबर की कैटेगरी में आता है। तो ये क्या करता है, हमको डाइजेस्ट, कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी होती है ना, तो उसे ठीक करता है थोड़ा ये सब। सेल्यूबायोस, ये टर्म थोड़ा पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस आपको। बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, फाइबर, नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है ये। देखो लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो आप सुन ही रहे हैं, सोए तो नहीं भाई कोई, कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। देखो भाई, हेट्रोग्लाइकन्स भी कहते हैं इसको। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें शॉर्ट नोट भी आता है एक बार, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है ना, ये पता होना चाहिए आपको कि ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आर हेट्रोग्लाइकन्स मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ शुगर डेरिवेटिव्स, नेमली अमाइनो शुगर और यूनोनिक एसिड। अमाइनो शुगर क्या होता है, इसीलिए मैंने बताया था भाई, वो आइडिया होना चाहिए अपने को। उसमें एन वो ग्लूकोसामीन वाले, यूरोनिक एसिड, ये सब टर्म यूज़ होते हैं। ठीक है, दिस आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्लाइकोसामाइनो ग्लाइकन। कई बार GAG पर भी आ जाता है शॉर्ट नोट, तो ऐसे लिखा रहता है। तो इसका एसिटाइलेटेड अमीनो ग्रुप हो जाएगा, या फिर सल्फेट होगा, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। म्यूकॉइड्स, प्रोटियोग्लाइकन्स, म्यूकोप्रोटीन्स, है ना, ये उस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। थोड़ा आपको पता होना चाहिए सब। अब देखो भाई, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, अपने को सिर्फ नाम पता होना चाहिए और एक दो फंक्शन ही पता है, बहुत है हमारे लिए। जैसे कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हो गए, हाइलोरोनिक एसिड, ठीक है, क्वांडेटिन 4 सल्फेट, हेपेरिन, डरमेटन सल्फेट, केराटिन सल्फेट। अब हाइलोरोनिक एसिड की बात करते हैं, ये कहाँ पास प्रेजेंट होता है भाई, साइनोवियल जॉइंट होते हैं ना जो, वहाँ पास प्रेजेंट रहता है, कि भाई लुब्रिकेशन का काम करता है। अपने को थोड़ा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए इसका। अब इसकी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट कोशिश करो याद हो जाए तो। ठीक है, डी ग्लूकोर्निक एसिड और एन असिटाइल डी ग्लूकोसामीन। ग्लूकोर्निक एसिड छठा कार्बन वाला, बस इतना याद रखो भाई। बॉन्ड इसमें 1 3 बनता है, उतना डीप याद रखना ही नहीं अपने को, सिर्फ काम कम। इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं वो बताता हूँ। हाई एलुरोनिक एसिड को एक एंजाइम होगा इसको तोड़ने वाला, हाई एलुरोनिडेस। देखो ये एंजाइम का इंपॉर्टेंस ये है, जब
ओवम को हमको स्पर्म से कराना रहता है ना, जब फ्यूजन उसका, तो ये डाल देते हैं, क्योंकि हाई एलुरोनिक एसिड जो रहता है ना, वो कवरिंग बनाता है किसका, ओवम का, तो उससे वो क्या होता है, पेनिट्रेट करने में दिक्कत करता है, तो इसका यूज़ करते हैं। आपको ज़्यादा पता नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाई एलुरोनिडेज पता होना चाहिए और उसका जॉइंट में इंपॉर्टेंस क्या है। 2 पॉइंट ही पता है तो बहुत है भाई। क्वांटिटीन सल्फेट भाई नाम में ही छिपा है, कार्टिलेज में प्रेजेंट होगा, कॉन्ड्रोस का मतलब ही वही होता है। यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है पर बता देता हूँ, डी ग्लूकोर्निक एसिड और एन असिटाइल डी गैलेक्टोसामीन 4 सल्फेट। क्वांटिटीन 6 सल्फेट भी होता है। अब चलो भाई, हेपेरिन एक टर्म देते हैं। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है, ठीक है, ये पता ही होता है सबको। लेकिन क्या आपको पता है हेपेरिन एक बीमारी होती है जहाँ पास ये थ्रोम्बस बना देता है? किसी को पता है? कमेंट डाउन करें, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पास वो एंटीकोगुलेंट नहीं, वो खुद थ्रोम्बस बना देता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लीवर वाले में होता है एक ठोक, पढ़ेंगे आगे अपन। उसकी अलग दवाई देना पड़ता है। वॉरफेरिन भी काम नहीं करती, जो ब्लड को वो करती है ना, पतला करती है, वो भी काम नहीं करती, पढ़ेंगे आगे। अभी देखो, डर्मेटॉन सल्फेट नाम है, सीधा स्किन में प्रेजेंट रहता है। छोटा छोटा टर्म है, बस पता रखो तुम, ये आ जाए पेपर में या फिर अपने प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के लिए पता होना चाहिए। डर्मेटॉन सल्फेट स्किन में प्रेजेंट होता है। चलो भाई, केराटिन सल्फेट, केराटिन, ठीक है, ये कहाँ पास प्रेजेंट रहता है? हमारे अल्टरनेटिंग यूनिट्स। इतना बस पता रखो कि, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं भाई? कोवेलेंटली बाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से, ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पढ़ते हैं अपन? ट्रांसपोर्ट में पढ़ते हैं, एंजाइम है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं, वो सब रहता है। ज़्यादा हमको पता नहीं होना चाहिए। लेकिन एक एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन, अंटार्कटिका में जो फ़िश होती है ना, इतना टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, फिर भी उनका एंजाइम कैसे काम करता है? क्योंकि उनके पास एक एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन होता है, -2 डिग्री सेल्सियस में भी वो काम करता है। देखो भाई क्या नेचर है, ठीक है, कितना अच्छा है। अब देखो ग्लाइकोप्रोटीन और उसके मेजर फंक्शन। कोलाजन देखो स्ट्रक्चर बनाता है ना। हाइड्रोलेस प्रोटीज एंजाइम है। सेरियोप्लाज्मिन ट्रांसपोर्ट में काम आता है। इम्यूनोग्लोबिन भाई इम्यूनिटी वाला। थायरोट्रोफिन हो गया हार्मोन, ये सब तुम्हारा क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन के टाइप है। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर है। बताओ भाई, नीचे कोई लिख दो, फिब्रिनोजन का कौन सा नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है? अब देखो भाई, एंटी फ्रीजिंग जो प्रोटीन होता है वो 3 एक ट्राइपेप्टाइड होता है। किसका किसका यूनिट होता है? अलानिन, अलानिन और थ्रियोनिन का। वैसे एक ग्लूटाथायोन होता है हमारी बॉडी में, वो भी 3 यूनिट से बना रहता है। कमेंट करें आंसर अगर आपको पता है, नहीं तो हम आगे देखने वाले हैं। चैप्टर हुआ भाई ख़त्म। अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग से शेयर करो। मैं ऐसे ही पूरी बुक कल आने वाला हूँ आपके पास। 10 दिन के अंदर आपके पास पूरी बुक होगी। आप साइड में रख के इसे सुनते भी रहेंगे, एटलीस्ट आपका एक बार सत्यनारायण पूरा रिवाइज हो जाएगा भाई। धन्यवाद।